नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर हैं। इस क्रम में आज प्रधानमंत्री इटावा, सीतापुर और अयोध्या दौरे पर रहेंगे और प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। फर्रुखाबाद, कन्नौज में चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सपा पर हमला बोला। वोट जिहाद की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अमेठी सिटी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे अमेठी पहुंचे। केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में अमेठी व रायबरेली के गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें अमेठी और रायबरेली के लिए चुनावी रणनीति पर मंथन किया। यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग से जुड़े आईएसआई एजेंट जियाउल हक को संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने उसके विरुद्ध 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लखनऊ में केस दर्ज किया। ईडी को एल्विश के पास कई लग्जरी कारों का काफिला होने की जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। हमले में 5 जवान घायल हुए थे। यह हमला पुंछ के शाह सितार इलाके में हुआ। बसपा के आकाश आनंद की चुनावी रैलियां बिना कारण बताए रद्द कर दी गई हैं। बीते दिनों उनके खिलाफ सीतापुर में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। बरेली में भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के समर्थन में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने वाली। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आती है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं में सपा प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसभा। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर कहा, अग्निवीर को कभी भी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फर्रुखाबाद में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील की। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज बसपा की पूर्व एमएलए नीता गौतम ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भदोही में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की जनसभा। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विनोद बिंद के पक्ष में भदोही की जनता से वोट की अपील की। कैसरगंज संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के खिलाफ काफिले में फायरिंग का वीडियो आया सामने। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। इस बीच जम्मू जाने वाली ट्रेनों में 2 महीने पहले से वेटिंग बढ़ने लगी है। ट्रेन से यात्रा करना तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लंबे समय बाद फिर से बदलने वाला है। प्रदेश में 6 मई से बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 6 मई से अगले कई दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। पाकिस्तान से आए 200 श्रद्धालुओं के एक जत्थे ने अयोध्या में श्री राम लला का किया दर्शन पूजन। कहा, पाकिस्तान में रह रहे सिंधी समाज और हिंदुओं की आस्था अयोध्या को लेकर हमेशा से रही है। लखनऊ के केजीएमयू के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर आर के गर्ग के निर्देशन में हुए शोध में कोरोना टीके के दुष्प्रभाव की चिंता को बताया गया बेवजह। लखनऊ में रविवार को होने वाले आईपीएल के मुकाबले में भाग लेने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम शनिवार को लखनऊ पहुंच गई है।
अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम कानपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। ये रोड शो खोया मंडी तिराहा से कालपी रोड तक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए कानपुर के लोग आतुर दिखे। प्रधानमंत्री की उपस्थिति कानपुर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में जनता और कार्यकर्ता जय घोष के साथ भाजपा की जीत का जय घोष कर रहे थे। कानपुर नगर और अकबरपुर दोनों के प्रत्याशी प्रधानमंत्री के साथ रथ पर सवार थे। इस बार कानपुर नगर में प्रत्याशी बदलकर पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री के रोड शो के बाद यहां की फिजा बदली हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री अपने दौरे के दूसरे दिन आज दोपहर इटावा पहुंचेंगे। यहां पर भरथना विधानसभा क्षेत्र में इटावा, कन्नौज और मैनपुरी लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री धौरहरा, सीतापुर और खीरी लोकसभा सीट के लिए हर गांव विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। यहां की सभा करने के बाद प्रधानमंत्री शाम को अयोध्या श्री रामलला का दर्शन करेंगे। इसके बाद सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक रोड शो करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के फर्रुखाबाद के लोकसभा प्रत्याशी मुकेश राजपूत के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का नाम लिए बिना कहा कि पूर्व में जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने दिव्यांगों के हक पर डाका डाला, वही लोग अब वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में 80 करोड़ लोग फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। इससे पूर्व सभा को लोकसभा प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने भी संबोधित किया। अम्बेडकर ने कहा था, देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के स्नायु टॉप इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया है। इस हमले में वायुसेना के 2 वाहन आतंकवादियों की गोलीबारी की जद में आ गए हैं। इसमें सेना के 5 जवानों के घायल होने की खबर है। इस घटना में एक जवान के गंभीर रूप से घायल होने की भी फिलहाल खबर आ रही है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। मेरे एक वोट से मुझे पक्का घर मिला। 4 करोड़ घर बने देश में। अब मेरे ही वोट से हर एक गरीब के सिर पे होगी पक्की छत। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी।
कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बरेली में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। मतदान से पहले सभी चुनावी पार्टियां अपने प्रत्याशी के समर्थन में पूरा जोर लगा रही हैं। इसी क्रम में बरेली में भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के समर्थन में वरिष्ठ भाजपा नेता बीएल वर्मा ने सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सामाजिक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है। 60 सालों में जो नहीं हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में कर दिया है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया गया है। वहीं उन्होंने कहा, ये मोदी जी का विश्वास है, देश में फिर से एक बार सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने राहुल और अखिलेश की जोड़ी को फ्लॉप फिल्म बताया, जो पहले ही फ्लॉप हो चुकी है और अब इसे कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, ये 2024 का चुनाव विकसित भारत का संकल्प लेकर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और देश की जनता को आह्वान किया है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार करने का चुनाव है और 400 पार करके मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी किसी सीट पर जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से और भाजपा के कार्यकर्ता इस बार 80 में से 80 कमल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर से राहुल गांधी को हार देखने को मिलेगी। आजमगढ़ भाजपा द्वारा आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा में एक मैरिज हॉल में बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। बूथ सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित होकर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बूथ अध्यक्षों को आजमगढ़ की दोनों सीटें जीतने का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ व लालगंज लोकसभा की दोनों सीटें भाजपा जीत रही है। 17 की पहले क्या स्थिति, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, ये हालत थी। लेकिन आज 12 बजे रात को भी अतरौलिया से बेटी लखनऊ जा सकती है सुरक्षित और वापस आ सकती है। आज ये गुंडागर्दी माहौल शांत है, तो शांति है, समृद्धि है और 80 करोड़ लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से आज भी सभी को भोजन दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शेष करोड़ों लोगों का पक्का मकान बनाना है। ऐसे 3 करोड़ का 4 करोड़ बन जाता, 3 करोड़ पक्का मकान बनाएंगे और गाँव की सीसी सड़कें हैं, रोडें हैं, ये सब विकास करेंगे। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनौती देने वाले कन्नौज के सांसद और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने की बातचीत। 2024 के आम चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जो चर्चित सीटें हैं। उनमें से कन्नौज भी है। इतर नगरी कन्नौज में पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिम्पल यादव को जिन्होंने पराजित किया था, सुब्रत पाठक जो है इस वक्त हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही इस वक्त जो है कन्नौज से स्वयं अखिलेश यादव सुब्रत पाठक से दो हाथ करने के लिए उतरे हैं मैदान में। क्या कुछ स्थिति बनेगी, क्या रहेगी स्थिति सुब्रत पाठक से, ही हम जानते हैं। कैसा रहेगा चुनाव? देखो, निश्चित रूप से ये चुनाव जो है कोई सांसद विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और जो विपक्ष की एक नकारात्मक जो राजनीति है, इन सब चीजों को देखते हुए जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है। और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और आप देखो, एक जिस प्रकार से आम लोगों के जीवन में जो एक परिवर्तन लाने का जो बड़ा काम इस देश के भीतर हुआ है, और खासकर जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो नीचे पात्रों तक पहुंची हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय हो, आयुष्मान कार्ड हो, और अब तो ये 70 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सबको आयुष्मान योजना से जोड़ने की बात कही है, तो यही तो उम्र होती है जिसमें आवश्यकता होती है। कोई 70 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति धीरे धीरे अपने काम से छुटकारा मिलता है उसको, और एक तरीके से परिवार के ऊपर डिपेंड होता है। तो यदि भगवान न करे बीमार हो जाता है तो परिवार के ऊपर एक बोझ आ जाता है, तो उस समय उसको आवश्यकता थी। तो एक बड़ा
एक ये सामाजिक परिवर्तन भी नरेंद्र मोदी जी के समय मुद्दा आप छोड़ रहे हैं, राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर तो हमारा आस्था का जो सबसे बड़ा विषय है और उसको तो सभी लोग जानते ही हैं कि प्रभु राम के मंदिर का निर्माण अगर हुआ है वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कारण से ही हुआ है। किस तरह से देखते हैं पूरे चुनाव को और अपनी विजय को लेकर कितने आसान लेते हैं? देखो, हम लोग इस चुनाव को अगर आप नजदीक से देख रहे हो तो आप नीचे जाओगे तो जनता सिर्फ एक चीज जानती है कि हमको मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उत्साहित है, उसको लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है। कब वोट पड़ेंगे हम जाके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना देंगे। ये थे सुब्रत पाठक, जिनका कहना है साफ तौर पर है कि संसदीय चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। उनकी सरकार ने तमाम सारे राष्ट्रीय मुद्दों को हल किए हैं और तमाम आने वाले यक्ष प्रश्नों के उत्तर के लिए अगली सरकार में तैयार मिलेंगे। कन्नौज है और कन्नौज इत्र की नगरी है, इसकी खुशबू कहां तक जाएगी आने वाला समय बताएगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज कन्नौज। समाचार अभी और भी है, पहले लेते हैं विराम। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। लोकसभा चुनाव के समर के बीच में देश में जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें से अमेठी रायबरेली दिख रही है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा और अमेठी सीट एक तरीके से छोड़ दी, क्योंकि चर्चा ये थी कि वो अमेठी से शायद पर्चा भरेंगे। उसके बाद से ही पूरा मामला सियासी तौर से ही गरमाया हुआ है। कल से लेकर आज तक बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेर रही है कि आखिर उन्होंने मैदान क्यों छोड़ा है, क्या वो सुरक्षित सीट की ओर जाना चाहते हैं। इसको लेकर लगातार जहां बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है, तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कि क्या है पूरी ये खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेठी को छोड़कर रायबरेली की सीट से अंतिम लम्हों में चुनाव लड़ने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फैसले ने चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव न लड़कर रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने के फैसले पर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दमन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तंज कसा कि सीटों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप में है, आप जहां जाओगे वहां हारोगे। क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। वहीं रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भागकर रायबरेली आ गए हैं। क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। हालांकि राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पलटवार करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज का हवाला देते हुए कहा कि 2 जगह से चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता। जबकि कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव न लड़ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश को ठंडा करने का काम है। 4 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का एक और विभाजन होना निश्चित है। नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या लालकृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है।
जहां राहुल गांधी के फैसले को लेकर जहां चुनावी सरगर्मी तेज है, वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने से कांग्रेस समर्थकों में निराशा है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी पार्टी की उपलब्धियां बताईं। अखिलेश यादव एवं उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ने यहां के पार्टी प्रत्याशी अक्षय यादव को भारी मतों से जिताने की अपील की। अखिलेश यादव ने भाजपा को झूठे वायदे करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि किसानों की दुगनी आय नहीं हुई और नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, बल्कि महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कोविड वैक्सीन पर कहा कि भाजपा वाले जान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आती है। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की मदद करती है। हमारा किसान इनके खिलाफ खड़ा हुआ है और न केवल किसानों के साथ धोखा दिया, बल्कि हमारे आपके पैसे को जो बैंक में जमा था, बड़े बड़े उद्योगपति कारखाने वाले, उनका 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारा किसान देखता रह गया। बहराइच के सोहरवा में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं बूथ प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह, लोकसभा बहराइच से सपा प्रत्याशी रमेश गौतम समेत हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सपा प्रत्याशी रमेश गौतम ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग समाजवादी गठबंधन के साथ हैं। पूरे प्रदेश में गठबंधन मजबूत स्थिति में है। पिछले 10 सालों में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा ने कोई काम नहीं किया, केवल पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम किया है। के लोग और इस देश में जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो भारत के संविधान को महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पे इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे वोट देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस भाजपा पहली बात तो टक्कर में नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पे इस समाज के हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि भाजपा क्योंकि गठबंधन जो है मजबूत स्थिति में है और मजबूत स्थिति में पूरे प्रदेश में और बहराइच लोकसभा सीट में आम जनता जो इस बार बदलाव चाहती है। 10 साल इनका हो चुका, 10 साल उन्होंने देखा कि इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, जबरदस्त लोग बड़े पैमाने पर परेशान हो गए। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आम जनता वोट देने जा रही है और वोट देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। जनपद बलरामपुर में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन के 5वें दिन इंडिया गठबंधन एवं बसपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन किया गया। नामांकन को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। नामांकन के पूर्व इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा द्वारा जनसभा भी की गई, जहां उन्होंने भाजपा और बसपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उन्होंने काफी विकास कार्य कराया है। नामांकन करने पहुंचे बसपा प्रत्याशी मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ दद्दन खान ने कहा, गठबंधन प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं और 5 साल जनता के बीच नहीं दिखाई पड़े हैं। जनता सब समझ गई है और उनको पूरी तरह से नकार रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता और पूरा मुस्लिम समाज स्थानीय प्रत्याशी होने के कारण उनके साथ है। मेरा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ जनपद है, शिक्षा की कमी है। मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से मैंने इसकी पहले भी मांग किया था कि फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू हो। अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगी तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा और सामाजिक बनेगा। बाहरी बनाम क्षेत्रीय का ये चुनाव है। 58 लोकसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इनके जीतने के बाद 5 साल ये कभी किसी मसले में किसी के साथ खड़ी नहीं हुई। एक तरफा मुस्लिम समाज ने इनको वोट दिया था। पूरे लोकसभा में
एक भी किसी मुस्लिम समाज के बेटे को या किसी के मसले में अगर ये कहीं थाने पे कोई धरना नहीं दिए हैं, ना किसी को चाहे थाने पे मारा गया है या चाहे अस्पताल में किसी मसला फंसा है या लॉकडाउन का मसला रहा है, कभी ये किसी के मसले में खड़े नहीं हुए। इसलिए ये पूरे लोकसभा की जनता ही चुनाव लड़ रही है। उनका सबका एक लक्ष्य पूरे गाँव में इस बार क्षेत्रीय प्रत्याशी चुना जाएगा। वाराणसी में इन दिनों गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इधर कई दिनों से 43 डिग्री के पार छू रही है और तेज तपिश के चलते स्कूलों के समय में जिला प्रशासन के द्वारा बदलाव कर सुबह का कर दिया गया है। स्कूल में बच्चों को देसी फलों के उपयोग के बारे में भी जागरूक करने के लिए स्कूल में तरबूज डे मनाया गया, जिसमें तरबूजों को विभिन्न आकर्षक डिजाइनों में काटकर बच्चों को खिलाया गया और तरबूज की खूबियों से परिचित कराया गया और बताया गया कि गर्मी में तरबूज से बहुत फायदे हैं। ये केमिकल और सोडा युक्त पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए गर्मी में देसी फलों का उपयोग करें जिससे कि गर्मी से राहत मिले। तीस सालों से तरबूजा डे हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये तरबूजा डे ऐसे शुरू हुआ कि बहुत से पेरेंट्स हमसे कहते थे हमारे बच्चे जो है वो देसी फल नहीं खाते, हर वक्त कोका कोला और ये सारी चीज़ें पीते रहते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग कुछ करते हैं। तो हम लोगों ने वाटरमेलन डे शुरू किया। ये 1 और 5 तारीख के बीच में हमेशा नॉर्मली मनाया जाता है और ढेर सारे तरबूज आते हैं और सारे बच्चे बहुत ही खुशी से खाते हैं। तरबूज हमें गर्मी में हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है और ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है और तरबूज एक तरह से हमें ऐसा फल होता है जिसे खा के हमें खूब एनर्जी मिल जाता है। तरबूज खाने से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं आती है और उसमें कैल्शियम जैसे बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ बनाते हैं। तरबूज खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तरबूज खाने से हमारी ग्रोथ होती है, तरबूज खाने से हमारे जो हार्ट, लंग और अदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके खराब नहीं होते और तरबूज हमें हमेशा फायदेमंद और सेहत। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।